ध्यान दो आप लोग। चैप्टर नंबर 10, नेम ऑफ द चैप्टर इज ग्रेविटेशन। ओके, अब मैं इसको टेक्स्ट बुक में से गाइड कर रहा हूँ, आप लोगों को अपने हिसाब से प्रैक्टिस करनी रहेगी। जब तक मैं नॉलेज बुक नहीं दूंगा तब तक टेस्ट नहीं स्टार्ट करूंगा। नॉलेज बुक के बाद आपको वर्क बुक भी प्रोवाइड करूंगा। ओके, 10th का प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। उत्कर्ष सर जस्ट फ्री होने वाले हैं। ओके, और जैसे वो फ्री हो जाते हैं, उनकी एग्जामिनेशन में अभी एक ही पेपर बाकी बचा है, एंड देन वी विल स्टार्ट योर प्रोजेक्ट।
ओके नाउ लिसन, आप चुप करोगे तो मैं बोल पाऊंगा। ओके, अब फाइनली मेरा और बुक का कलर मैच हो गया। बाकी पहले ब्लैक ब्लैक दिखता था, बाद में ऐसे दिखते थे। चलो कोई नहीं, जोक पार्ट। बट स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर 10। नाम क्या है चैप्टर का? और ऑलरेडी आई एक्सप्लेन इन द स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर दैट नॉलेज बुक एंड वर्कबुक मिलेंगी, फ्री में टेस्ट चालू करूंगा, बट तब तक आपको यूनिट टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा कर सकते हो ना? हाकी ना? सृष्टि कुछ बोल ही नहीं रही है। सृष्टि ओके, फायदा है तो फिर। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10। अभी हमने चैप्टर 8 मोशन के बारे में पढ़ा था, याद आया? चैप्टर 9 किसके बारे में पढ़ा था? लॉस ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, याद आया? न्यूमेरिकल्स किए थे, काफी सारे 100 क्वेश्चंस किए थे। नम्र याद आया है ना? नम्र ने 1-2 क्वेश्चन में हमें पूछा भी था उल्टा पुल्टा। चलो कोई बात नहीं। So chapter number 8 and 9 we learned about the motion and the force as a cause of motion. Motion क्या होता है? मोशन में डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, एक्सेलरेशन पढ़ा, याद आया? फिर हमने मोशन क्यों होता है तो हमने बोला था फोर्स इज नीडेड। किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्स चाहिए। मैं जैसे कि यहाँ से नंबरों को भेजना हो तो 2 3 2 कान के नीचे नंबर, फोर्स दिया मतलब एक्शन। ऐसा नहीं करते। 2 3 2 मतलब क्या? 2 3 नोटबुक दो और फिर उसको बोलो कि नीचे जाए, तो वो मैंने उसको मोटिव किया, फोर्स दिया। आप क्या समझे? नहीं नहीं, इट्स ओके। अगर किसी फुटबॉल को मोशन में लाना है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू किक इट, यस और नो? So we have learned that force is needed to change the speed or direction of the motion of an object. Always force is required to change in speed, to change in direction of the motion. We always observe that an object dropped from the height falls towards the earth. हम always observe ये करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हम ड्रॉप करते हैं, मतलब छोड़ देते, चलो मैंने ये पेन छोड़ दिया, कहाँ जाएगा? ऊपर नहीं जाता किसी का? नहीं जाता ना? सर वो बलून तो ऊपर जाता है। यस, क्योंकि वो लाइटर है देन द एयर एंड दैट्स व्हाई वो अब जाता है। बाकी कोई भी ऑब्जेक्ट जो हैवीली मास कंसिस्ट करता है वो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा, है ना? आपको हवा में छोड़ दे तो ऊपर नहीं जाओगे? ये बोला ऊपर जाएंगे, नीचे है ना? नीचे आएंगे। हाँ, ओ ऐसा है, जबरा लॉजिक मारा। हाँ? सही है। चलो, सो वी नो दैट ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन। जितने भी प्लैनेट्स है वो किसके अराउंड घूमते हैं? सन। ओके, एंड द मून्स गोज अराउंड द अर्थ। In all the cases, there must be some force acting on object, the planets as well as on the moon, क्योंकि they are in a motion or not? Planets around the sun are motion or not? In a motion. क्या वो stationary है? नहीं है। Okay, moon around the earth, is it in a motion or it is in a motion? And already you conclude in the last chapter that for the motion force is necessary. Force is necessary, required. Yes or no? And that's why यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स तो होना चाहिए। तो आइजैक न्यूटन पहचानते हो? जो सफरजन खा रहे थे, एप्पल, है ना? उनके सिर पे एप्पल गिरा, मतलब गिरा, सॉरी, उनके सिर पे एप्पल गिरा और उन्होंने लो बना दिया, ग्रेविटेशनल लो। ऐसा है, सिंपल नहीं था लो बनाना। आप 12th में जाओगे तो थोड़ा पढ़ने का टॉपिक नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। वो लिख के दिया है कि कैसे उन्होंने इन्वेंट किया, कैसे उन्होंने अपना जादू किया। ओके, मतलब मैं अपना माइंड यूज किया और उस तरह से कैसे लो बना। ओके, सो आइजैक न्यूटन कुड ग्रैस्प दैट द सेम फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। ओके, सबसे पहले आइजैक न्यूटन को ऐसा लगा कि सारी जो मोशन हो रही है ना उसके पीछे कोई एक ही फोर्स होना चाहिए, है ना? हम कभी कभी जासूसी करते हैं ना तो बोलते हैं सबके पीछे कोई एक होगा, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? तो सर आइजैक न्यूटन को भी ऐसा लगा, जितने भी है फिनोमिनन, किसी का फ्री फॉल करना ऑब्जेक्ट का, मून का अर्थ के अराउंड घूमना, प्लैनेट्स का सन के अराउंड घूमना, इस सबके पीछे कोई
एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, एंड दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स को क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द ग्रेविटेशन एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हम इस चैप्टर में ग्रेविटेशन एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। We shall discuss the motion of the object under the influences of gravitational force on Earth. Okay? हम डिस्कस करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के अराउंड मोशन में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, एंड हम ये भी स्टडी करेंगे कि वेट ऑफ बॉडी क्या है। आया समझ में? मैं पूछूं व्हाट इज योर वेट? मैं किसको पूछूं? अंकित, व्हाट इज योर वेट? जाफर 36, हरी 53, तुम बोलो प्लीज। ओके 36 सेंटीमीटर, 53 किलोमीटर। चलो अब कोई, व्हाट इज योर मास? व्हाट इज योर वेट? सॉरी 70 वॉट। 70 क्या बल लगाऊं मैं उसको? टेम्परेचर केल्विन कर दूं? आपको यू हैव टू स्पेसिफाई यूनिट। whenever any physics teacher ask you a question about your weight, आपको वैल्यू के बाद क्या पुट करना पड़ेगा? यूनिट। ओके, तो किसमें था भाई? हाँ, ग्राम में, केजी में था, केजी में था ना सबका मास? यस और नो? बराबर। बट मैंने क्या पूछा था आपको? वेट, और आप सबने बताया अपना मास। तो आपका प्रॉपर आंसर नहीं था। अब मुझे पूछो, जोर से, सबने पूछा नहीं अभी। माई वेट इज 800 न्यूटन, है ना? सो दैट इज द थिंग। देखो हम पढ़ने वाले हैं द वेट W इक्वल्स टू M इंटू जी। जो M हमने पढ़ा था ना, F इक्वल्स टू मा पढ़ा था, याद आया? तो दे ए इज एक्सेलरेशन। मैंने बोला था ना घर में फोर्स कौन लगाता है? मा, है ना? तो चलो F इक्वल्स टू क्या बन गया? Ma बन गया। उसमें A क्या था? एक्सेलरेशन था। वो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन की वजह से हो, अर्थ की वजह से हो, तो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, M कितना है मेरा? 80 किलोग्राम। माई मास इज 80 किलोग्राम। अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज योर मास, तभी आप बताओगे 80, 30, 40, 60 किलोग्राम। बट जी जो होता है जनरली वो 9.8 होता है। क्या होता है? 9.8, जिसको हम जनरली 10 ले ले, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट आपको याद होगा। तो ये दोनों मिला के कितना है? 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टर्म्ड एज न्यूटन। आया समझ में? तो इस तरह से वेट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, और फिर फ्लोटिंग कंडीशन ऑन द लिक्विड के बारे में भी बात करेंगे। कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड पे फ्लोट कब करता है वो भी देखेंगे। बात क्लियर? तो बात करते हैं ग्रेविटेशन से। वी नो दैट द मून गोज अराउंड द अर्थ, an object when thrown upward reaches to the certain height and then falls downwards. They say that when the Newton was sitting under a tree, an apple fell on him. है ना? ऐसा बोला जाता है कि न्यूटन बैठे हुए थे और उनके ऊपर क्या गिरा? एप्पल। द फॉल ऑफ एप्पल मेड न्यूटन स्टार्ट थिंकिंग, है ना? हमारे पे गिरे तो हम तो खाने लगे, दूसरा दो देख के और खींचो, है ना? अभी मैं कल इंसिडेंट सुन रहा था महाभारत का। तो गुरु ने परीक्षा लेने के लिए द्रोणाचार्य ने वो क्या बोलते हैं कंपटीशन रखी, है ना? उन्होंने वो एक बनाया, पक्षी जैसा बनाया, उसकी पाखें बनाई, बर्ड बनाया, विंग बनाया, वो मिट्टी में से, और उसको रख दिया पेड़ पे। फिर सबको बुलाया, चलो भाई आ जाओ, है ना? कौरवास भी आ जाओ, पांडवास भी आ जाओ, उनके खुद के सन भी थे, अश्वत्थामा, है ना? उनको भी बुलाया, बराबर? उनको सबको बुला दिया। सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो। फिर गुरुजी ने युधिष्ठिर को दिया सबसे पहले, बड़े तुम स्टार्ट करो, चलो धनुष विद्या का परीक्षा था, धनुष तान लो, ओके, आर्चरी, बराबर? और फिर देखो क्या दिख रहा है। तो युधिष्ठिर बोले गुरुजी बहुत कुछ दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, पेड़ पे गिने गिने पत्ते हैं, डालियां है, पक्षी भी है, अरे और क्या दिख रहा है? बोले और तो क्या है, डालियां है, और क्या है? गुरुजी बोले यार छोड़ दो, तुम छोड़ दो, तुम जाओ, तुम पेपर ही मत दो, तुम्हारा मार्क डिसाइड हो गया,
बराबर, तुम निकल जाओ इधर से, बराबर, डिस्क्वालीफाई। फिर दुर्योधन को बुलाया। अब दुर्योधन के ना थोड़ा होशियारी वाला आदमी था, आपको पता है ना, उनको ऐसा गुरु जी को थोड़ा मक्खन लगा दे। तो गुरु जी बोल रहे, ऐसे दुर्योधन खड़ा है, गुरु जी बोल रहे क्या दिख रहा है, तो दुर्योधन बोल रहा है गुरु जी आपके चरण दिख रहे हैं। अरे ये बात ठीक है, और क्या दिख रहा है, बोले सर आपके चरण दिख रहे हैं। अरे ऊपर देख, ऊपर क्या दिख रहा है, बोले आप मुझे तो आप ही नजर आ रहे हो। तो बोला क्या मेरे को मारेगा, तू भी रख, मेरे पे आर्चरी करेगा। वो मक्खन उसको ऐसा कि मैं ऐसा बोलूं गुरु जी इंप्रेस हो जाए, है ना, अब मेरा आपको चरण दिख रहे गुरु जी पाए लागू। उनको ऐसा लगा। तो दुर्योधन को बोला भाई तुम भी जाओ साइड पे, तुम भी नहीं चलोगे, बराबर। फिर ऐसे करके काफी की बात आई और भीम की बात आई। भीम 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 सो भीम आए, भीम के हाथ में आर्चरी है। गुरुजी पूछ रहे हैं कि बोलो क्या दिख रहा है, बोले गुरुजी मस्त मस्त पेड़ है। और क्या दिख रहा है, बोले इसके नीचे फल फूल है ना, वो फल है। और क्या दिख रहा है, और ज्यादा फल दिख रहे हैं। और क्या दिख रहा है, और फल दिख रहे हैं। गुरुजी मैं चढ़ाऊं सबको गिरा दूं, है ना। तो भीम जैसी बात हो गई। अगर आइजैक न्यूटन अगर हम होते, एक पेड़ पे से एप्पल गिरता, तो हम सब एप्पल गिराने में अपनी मेहनत लगा देते, बट कभी ये नहीं सोचते कि ये नीचे क्यों आया। अब सोचो आइजैक न्यूटन का आईक्यू लेवल कितना ज्यादा होगा, कितना थिंकिंग पावर होगा। उन्होंने सोचा कि इसको तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना। है ना। फिर अर्जुन आए। अर्जुन को गुरुजी ने पूछा क्या दिखा, बोले बर्ड दिख रहा है। और क्या दिख रहा है, बर्ड्स की विंग दिख रही है। और क्या दिख रहा है, गुरुजी एक छोटा सा मुंह है उसका, वो दिख रहा है। और उसमें क्या दिख रहा है, बोला एक आंख है वो दिख रही है, चलाओ तीर। और वो आंख में से निकल गया, इसको बोलते हैं फोकस। आपको क्या सीखना चाहिए इधर से कि यू हैव टू बी फोकस्ड इन द स्टडी लाइक अर्जुन। दिखेगा तो बहुत कुछ आपको आजू बाजू में, आपके आजू बाजू में बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस हो गए, और खास आज के डिजिटल टाइम में मोबाइल्स, वीडियो गेम्स, यूट्यूब्स में और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, करिकुलम तो नहीं बोल सके, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, वो सब आपके लिए डिस्ट्रक्शन है। लेकिन अगर आप अपना फोकस बनाए रखोगे, गोल को पहचानते रखोगे, तब आपको क्या होगा, सक्सेस मिलेगा। जैसे कि आज तक अर्जुन जैसा आर्चर कोई पैदा नहीं हुआ है। मानते हो कि नहीं मानते हो, कितना फोकस के साथ आज भी हम धनुर्विद्या में किसका नाम देते हैं, नहीं, एकलव्य का एक दिक्कत था। हाँ, अभी उस पर मैं लंबा डिस्कशन नहीं करूंगा। जस्ट 2 days बिफोर मुझे भी एकलव्य लगता था, लेकिन जब मैंने पूरी एक कहानी महाभारत सुनी तो बताया गया है कि एकलव्य पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं। क्यों, अगर मानो कि ऐसे ही कोई स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या किया, गुरु जी का स्टैच्यू बनाया और अपनी प्रैक्टिस से उनको आ गया। उन्होंने कोई नॉलेज नहीं लिया था, उनको कैसे आ गया, प्रैक्टिस से आया समझ में। लेकिन अगर वो द्रोणाचार्य ऐसा नहीं करते, वो नहीं लेते, तो सब लोग आज कोई टीचर के पास नहीं जाते। सब लोग क्या करते, भाई मेरे टीचर कौन, मोदी जी, मोदी जी का स्टैच्यू लगा दो। हाँ मोदी जी, वो मोदी जी, सब मोदी जी बनना चाहते। कोई टीचर की वैल्यूएशन रहती, आपको एजुकेशन चाहिए तो यू आर गोइंग टूवर्ड्स द इंस्टीट्यूशंस इन विच टीचर विल टीच यू। आपने बीच में लॉकडाउन में ऑनलाइन भी ट्राई किया, मजा कहाँ आता है, गुरु जी के सामने। तो अगर एकलव्य को ऐसा नहीं किया जाता, तो द्रोणाचार्य का ऐसा मानना था, तब से ही ऑनलाइन चालू हो गया होता। सब लोग इडल बना देते, मतलब उनकी पुतली बना देते गुरु जी की, और फिर क्या कर लेते, प्रैक्टिस कर लेते और महान बन जाते। बट ऐसा चलता नहीं, तो गुरु जी का वैल्यूएशन क्या रहता, समझ में आया। ऐसे काफी कुछ लंबा है, इतना शॉर्ट भी नहीं है। तो इस तरह से वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि नहीं, अर्जुन बेस्ट है। चलो कोई बात नहीं। देखा ना, ऐसा होता है, इसलिए नहीं आया। चल, so he thought that if the earth can attract an apple, cannot attract the moon. उन्होंने सोचा कि अगर अर्थ सिर्फ एप्पल को अट्रैक्ट करे तो क्या मून को नहीं कर सकता। तो इज द फोर्स सेम इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में क्या सेम फोर्सेस है। तो ही कंजैक्टेड दैट
सेम टाइप ऑफ द फोर्सेस इज रिस्पॉन्सिबल इन बोथ द, फिर लॉट्स ऑफ स्टडी किया, लॉट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन किया, ऐसा नहीं कि उसने पर गिरा था तो फिर वो जाके ऐसे लो ऐसे निकल गया, ऐसा नहीं निकला। उन्होंने लॉट्स ऑफ स्टडी किया, काफी कुछ बुकें पढ़ी, कुछ भी किया होगा, काफी सारी प्रैक्टिस की, फिर उन्होंने कंक्लूड किया कि दोनों के लिए कैसा फोर्स चाहिए, एक ही। He argued that each point on its orbit, the moon falls towards the earth instead of going off straight line. अगर ये अर्थ है और ये मून है, तो मून किसी भी प्लेस पे होगा, वो किसकी ओर फॉल करेगा, अर्थ की ओर। मतलब अगर ये मेरा सेंटर है और ये मेरा क्या है, सर्कल, तो ये रेडियस की ओर उसको फोर्स लगता है। किसकी ओर फोर्स लगता है? सो इट मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, बट वी डू नॉट रियली सी द मून फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ। इसका मतलब कि वो अर्थ की सेंटर की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन कभी हमें दिखने में आया नहीं। ऐसा क्यों? तो उसके लिए एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी में आपका काइट फेस्टिवल आ ही रहा है और इसका लंगी से ऐसे आप घुमा रहे हैं, है ना? तो यू फील द फोर्स while that object is rotating through the string, you feel the force through string. आपके हाथ पे एक फोर्स लगेगा, है ना? पहले करना नहीं है किसी को भी, बट पहले अगर हमने एक छोटा सा ऑब्जेक्ट बांध दिया, है ना, फिर ऐसे घुमाया। कुछ लोग क्या करते हैं, चंपल बांधते फिर घुमाते, इतने लोगों ने किया हुआ है। हाँ है ना? अच्छा है ईंट नहीं बांधते फिर यहाँ पे हाथ पे लगेगा नहीं, है ना? तो लिसन केयरफुली। आपने देखा जैसा जितना मास आपने बढ़ाया तो आपको फील होने लगा वो फोर्स स्ट्रिंग के थ्रू, होने लगा कि नहीं? और जब मानो कि कोई ऑब्जेक्ट, लाइट वाला ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो उसका फोर्स भी अपने हाथ पे आएगा। इट इज जस्ट लाइक कुंडली सब घूमे होंगे, घूमे कि नहीं? तो आप जब कुंडली में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हो तो एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हो, है ना? मतलब मैं उसको इधर खींचूंगा तो सेंटर की ओर लाने का ट्राई करूंगा और मुझे वो सेंटर की ओर लाने का ट्राई करेगा। तो इससे एक चीज प्रूव हुई, इन अ सर्कुलर मोशन, इन अ सर्कुलर मोशन ऑलवेज, आई एम करेक्टिंग, ओके, इन अ सर्कुलर मोशन द फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। किसकी ओर एक्ट करता है? सेंटर की ओर। बात क्लियर? एंड दैट्स व्हाई मून की सर्कुलर मोशन है, उसमें भी सेंटर की ओर एक फोर्स लगना चाहिए, and that is the attraction force which is performed by, which is in between earth and moon. Is it clear? Centripetal force. Before the thread is released, the stone moves in the which path? Circular with the certain speed and change the direction at the which point? You can do it. अगर आपके पास लाइटर ऑब्जेक्ट है जो हमें हर्ट ना करे ऐसा, और थोड़ा ऊपर रख के, अगर मैं यहाँ पे छोड़ूंगा तो ऐसे सीधा जाएगा, यहाँ पे आऊंगा तो यहाँ जाएगा, यहाँ पे ऐसे जाएगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा। मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व्स द चेंज इन, और आपने पढ़ा हुआ है आगे 8 चैप्टर में, अगर डायरेक्शन में चेंज होना मतलब वेलोसिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें भी चेंज होना, और वेलोसिटी में चेंज होना मतलब एक्सेलरेशन क्रिएट होना, और एक्सेलरेशन होना मतलब बस क्या लिख रहा हूं, F इक्वल्स टू मा, एक्सेलरेशन है तो F फोर्स भी मिल जाएगा। So the force that causes this acceleration keep the body moving along the circular path which is acting towards the center. A force उसको circular path में मोशन करवाता रहता है, और एक फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगता है? सेंटर की ओर। क्लियर अमित? फोकस करो। द फोर्स इज कॉल्ड, दैट्स व्हाई सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल वर्ड का मतलब क्या है? सेंटर सीकिंग। क्या मतलब है उसका? सेंटर सीकिंग। ओके, तो दिस फोर्स इज अगेन नोन एज सेंटर सीकिंग फोर्स और अ सेंट्रीपिटल फोर्स। इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स, मानो कि वो फोर्स आपको जो हाथ पे फील हो रहा था जब आप उसको रोटेट करवा देते, आप हाथ से फोर्स देना बंद कर देते हो तो वो तो नीचे गिर जाएगा, दूर भागेगा, बट बांध के रखा है तो नीचे गिरेगा, ऐसा बोले। छोड़ देते हो तो दूर भागेगा, यस और नो? तो जब आप एक फोर्स देना बंद कर देते हो, स्ट्रॉन्ग स्लाइस ऑफ अलोंग स्ट्रेट लाइन, एंड दिस स्ट्रेट लाइन विल बी अ टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। और सर्कल को टेंजेंट क्या होता है? तो सर्कल एंड एक लाइन जो एक दूसरे को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू centripetal force. The centripetal force is provided by the force of attraction of earth. यहाँ पे centripetal force कौन प्रोवाइड करेगा? तो बोलते हैं attraction force of earth. And if
there were no such force, the moon would pursue a uniform straight line motion. मानो कि ऐसा कोई फोर्स नहीं होता तो एक स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म करता ऑब्जेक्ट. It is seen that falling apple is attracted towards the earth. ये जो falling apple है वो किसकी ओर अट्रैक्ट होगा? अर्थ की ओर. ओके, नीचे. Does the apple attract the? एप्पल को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? अर्थ. तो क्या एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट करेगा? नहीं करेगा ना. बट आपको थोड़ा सा बैक जाना है. चैप्टर नंबर 9, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. एक मिनट. हाँ, चलो ध्यान दो आगे. हाँ, तो हम न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात कर रहे थे. एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट reaction. That means if you are said no in the last question, then you are wrong. Okay, if earth attract apple, then equal and opposite attraction by apple on earth. अर्थ ने जितना फोर्स एप्पल पे लगाया उतना ही फोर्स एप्पल ने अर्थ पे लगाया ही होगा. सर जाओ ना. ओए प्रीत, सीधा बैठ. ओके, सर जाओ ना. क्या मजाक कर रहे हो? बिल्कुल मजाक मत करो. हमने एप्पल को गिरते देखा है, हमने अर्थ को ऊपर जाते, लेकिन बेटा जो दिखता है वो कभी होता भी नहीं है. बराबर. मानो की सुन लो, मानो कि मैं साइकिल लेके जा रहा था. बराबर. और मेरा बहुत मूड था कि आज तो किसी को ठोक दूं. बराबर. और सामने एक ट्रक आ रही थी, मैंने ट्रक को ठोक दिया. अब सोचो कि किस पे क्या इफेक्ट हुआ. हो गया. अभी मैं फिजिक्स समझा रहा हूं. स्टोरी का टेलिंग नहीं चल रहा है कि हमारा क्या हुआ था, कैसे हुआ था, है ना. और भाई चलो, तो अब आपको समझ में आया. એને તારે સાંભળવું નથી તો भी तुम फूस करे. चल प्रीत ध्यान दे. अब क्लियर हुआ आप लोगों को कि जो भी इफेक्ट है वो कम मास वाले पे लगेगा. हैवी मास वाले को लगता भी है कभी कभी,
बराबर। बट वो क्या करेगा, है ना, एक चींटी अगर हाथी को काट लेगी तो हाथी क्या करेगा, ऐसा ही करेगा ना, उसको हर्ट तो हुआ होगा लेकिन कुछ भी थोड़ा सा। तो अर्थ पे जो फोर्स लगा तो सही, लेकिन वो फोर्स इतना कम था कि अर्थ की मोशन हुई नहीं। बात समझ में आया ना। मानो कि मैं एक बाइसिकल वाले को धक्का लगा रहा हूं और एक ट्रक को धक्का लगा रहा हूं, किसकी मोशन दिखेगी, ट्रक हैवी भरा हुआ है, सिंपल है ना, फोर्स तो मैंने ही लगाया, मतलब कि आप मान रहे हो कि मैंने इक्वल फोर्स लगाया होगा, मेरी जितनी ताकत होगी सब में लगा दी होगी, लेकिन आपको मोशन किसकी दिखी, साइकिल वाले की। क्यों, क्योंकि भाई वो कम मास वाला था और वहां पे हैवी मास था। तो इसीलिए जितना फोर्स एप्पल पे अर्थ लगाता है अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ आस्था, उतना ही फोर्स एप्पल पे भी लगता है। आया समझ में। लेकिन वो फोर्स का इफेक्ट कैसा रहेगा, काफी कम। क्यों, क्योंकि अर्थ का मास क्या है, ज्यादा। सो इफ सो वी डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स द एप्पल, और वो इसलिए नहीं दिख रहा है बिकॉज द मास ऑफ अर्थ इज वेरी हाई। According to the third law of motion, apple does attract the earth, but according to the second law of motion, the given force acceleration is inversely proportional to the mass. Inversely proportional to मतलब कि अगर mass बढ़ेगा acceleration कम हो जाएगा. The mass of an apple is negligible small compared to the earth. So we do not see the earth moving towards the apple. Extended the same argument for why earth does not move towards the मून। ओके, सेम टू सेम आर्ग्यूमेंट हम वो भी लगा सकते हैं। In our solar system, all planets go around the sun, and by arguing the same way, we can say that exists a force between sun and planets. Okay, and from the above fact, Newton concludes that not only does the Earth attract an apple and the moon, but all the objects in the universe attract each other. सिर्फ मून और वगैरह एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, जितने भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में है, छोटा मोटा बड़ा जिसके पास भी मास है, वो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। देखो न्यूट्रन से एप्पल खा के बैठे नहीं रहे थे, और सोचते गए और सोचते गए। उस वक्त एक्सपेरिमेंट बहुत कम था, एक्सपेरिमेंट मतलब सेलेस्टियल बॉडी को देख पाना उतनी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स नहीं थी, बट फिर भी और सोचते गए और सोचते गए, और उन्होंने सोचा कि नॉट ओनली मून एंड अर्थ, नॉट ओनली सन एंड अर्थ, पर जितनी भी चीजें है यूनिवर्स में जिनके पास एम मास है, वो सब के एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की क्या है, प्रॉपर्टी है, पावर है, एबिलिटी है। जैसे कैमरा, उसके पास मास है, मेरे पास भी मास है, वो मुझे भी अट्रैक्ट कर रहा है, मैं उसको भी अट्रैक्ट कर रहा हूं, दिखाई नहीं देगा, वो अट्रैक्शन बहुत कम है, छोटा सा है, ताकि मैं उसके और अट्रैक्ट होके, जैसे मैग्नेट में कैसे अट्रैक्ट होता है, चिपक जाते हैं, ऐसे मैं चिपकने वाला नहीं हूं ना, वो मुझे चिपकने वाला है, बट अट्रैक्शन है। अर्थ के साथ अगर कंपैरिजन करते हैं तो तुरंत समझ में आ जाता है कि अट्रैक्शन है, इसलिए बिकॉज अर्थ का मास कितना ज्यादा है, बहुत जोरों शोरों से खींचेगा अपनी ओर, तुरंत छोटे छोटे हम उसके आगे कुछ नहीं है, एक एरोप्लेन भी उसके आगे कुछ नहीं है, तुरंत खींच के आएगा, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। इसलिए अर्थ का तो ये प्रॉपर्टी है ही है, बट नॉट ओनली द अर्थ, जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सबका है। ये हवा, ये जो आपके आजू बाजू हवा चल रही है, उसमें छोटे छोटे 10 पार्टिकल भी हो गए, उनके बीच में भी लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द यूनिवर्सल फोर्स, इज नेम ऑफ दिस फोर्स इज, देखो लिखा है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, एंड दिस इज द यूनिवर्सल फोर्स। यूनिवर्सल, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा लगेगा और लगेगा। बोलो कोई डाउट। तो ये हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा, अब आगे की बात करते हैं, लॉ को एक्सप्लेन करते हैं, आईएमपी क्वेश्चन हो सकता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. Every object in the universe attracts every other object with a force which is proportional to product of their, every object attract every another object with the force, और वो फोर्स जो है वो किसको प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ masses, ओके, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड दिस फोर्स, ये देखो कुछ लोगों को पूछते हैं ना व्हाट इज ग्रेविटेशनल लॉ, तो इतना ही लिखते हैं,
बट मार्क्स कट जाएगा। आपको आगे भी लिखना है कि द फोर्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट, ये फोर्स लगेगा तो सही, बता भी दिया आपने फोर्स का मैग्नीट्यूड, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, बट लगेगा कौन सी डायरेक्शन में, तो दोनों को ज्वाइन करते हुए डायरेक्शन में। आया समझ में, आया ना? ओके, लाइक सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट ए है, दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। ओके, ए का मास कैपिटल एम है, बी का मास स्मॉल एम है, तो आपका जो फोर्स है, आपने बोला स्टेटमेंट के हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, यानी एम इंटू एम किया, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में आ गया। ओके, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन देम? डी, तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर। अब सबको साथ में मिला दो, एफ प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। अब आपका फिजिक्स में रूल है कि अगर जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो तो आपको क्या डालना है, इक्वल्स टू और कोई कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट हमने क्या डाला, जी। क्या डाला, ये सारा खेल इसका है, जी का। ये जो जी है उसकी वैल्यू है 6.67 क्रॉस 10⁻⁻11। क्या वैल्यू है, 6.67 क्रॉस 10⁻⁻11, है ना? बराबर। अब 10⁻⁻11 बहुत छोटा है, 10⁻⁻11 बहुत छोटा है। देखो कैमरा का मास होगा कितना, 10 नहीं होता है, 10 किलोग्राम होता है नहीं होता है। मेरा 100 मान लो, सपोज कैपिटल एम मैं हूं 100, ओके। कैमरा का तो 1 किलोग्राम होगा, ऐसा मान लो, होता नहीं है। अब ये 100 अगर इसमें मैं ऐड भी करूं तो 10⁻² ऐड करूं तो भी 10 क्या बचेगा, -9। अब 10⁻⁻9 यानी 1 के नीचे 1 को डिवाइड करना है विद द 1 विथ 9 0। इट्स अ वेरी स्मॉल फोर्स, इसकी वजह से फोर्स जो है वो कैसा बन जाएगा, स्मॉल, जो मेरे को हिला ही नहीं सकता, मेरे को हिला ही नहीं सकता। इसलिए हमें ऐसा लगता है, इट सीम्स दैट, कि हमारे बेंच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, बट रियलिटी इज दैट there is attraction force due to Maya and its mass. Any object which consists mass always act gravitational force. आया समझ में? अर्थ के केस में क्या है, अर्थ का खुद का ही मास 10⁻30 है। अर्थ का खुद का ही मास कितना है, तो 10⁻30 के साथ अगर ये 10⁻⁻11 जाएगा तो पावर देखो कितना बड़ा हो जाएगा, 10⁻19, यानी कि 1 के बाद 19 0 इतना बड़ा फोर्स मिलेगा। और फिर वो छोटे छोटे क्या बड़े बड़े विमान को भी उड़ा सकता है, खींच सकता है, छोटा उड़ाना नहीं है, खींच सकता है अपनी ओर। है या ना? इज इट क्लियर नाउ? अर्थ क्यों ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, उसके इफेक्ट हमें क्यों सीन है, पॉसिबल क्यों है दिखने वाली, बाकी के ऑब्जेक्ट के जो मोशन है वो नहीं दिख, सॉरी जो मूवमेंट है वो नहीं दिख सकती ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर हुआ? है या ना? यस और नो? ओके, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया थ्योरी स्टेटमेंट के साथ ही, बट वापस वही एक्सप्लेनेशन है। देखो ए एंड बी, ए का मास क्या है कैपिटल एम, बी का मास क्या है। अगर आप कोई रेफरेंस फॉलो कर रहा हूँ, कल उठ के आपको नॉलेज बुक मिले तो किसी का M1 भी लिया हो और दूसरे का M2 भी लिया हो, इट्स सेम, आपको जो भी लेना है ले सकते हो, कैपिटल एम स्मॉल एम भी ले सकते हो या M1 M2 भी ले सकते हो। तो अगर आपका M ऐसा है तो M अपॉन डी स्क्वायर ऐसा आएगा, है या ना? कुछ लोग क्या करते हैं, M1 M2 लेते तो उनका रूल ऐसा बन जाएगा G M1 M2, और डिस्टेंस को R लेते हैं तो R² भी बन सकता है। इट्स डिपेंड कि क्या आप एज्यूम कर रहे हो, आपको कोई भी जो भी पसंद आप वो ले सकते हो, बट आपको एक्सप्लेन करना रहेगा लाइक दिस कि ए का मास कैपिटल एम, बी का मास, सेपरेशन बिटवीन देम डी, let the force of attractions between the two objects is F. According to the universal law of gravitation, the force between two objects is directly proportional to the product of their masses, and that is F is proportional to m into m, and the force between two objects is inversely proportional to the square of distance between them. बताया था मैंने अभी, F proportional to 1 upon d square बताया था कि नहीं ऊपर, ये दोनों सेपरेट लिखे थे फिर कलेक्ट किया था फिर इस पे आए थे, है या ना? तो वही तो लिखना है, ये दोनों को आप मिला दो, F proportional to mm अपन प्रोपोर्शनलिटी हटा दो, रियल में प्रोपोर्शनलिटी का साइन यही है, लेकिन हम थोड़ी ना कंप्यूटर जैसे ऐसे 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 करने जाएंगे, है ना? तो हम सीधा अल्फा ड्रॉ करते हैं वैसे ही ड्रॉ कर देंगे, है ना? इसको ही अल्फा बोलते हैं, पता है ना? नहीं पता?
इट्स अ ग्रीक लेटर विच इज नोन एज अल्फा। ए होता है बी जैसा बीटा, ए होता है गामा, गामा, गामा। ओके, ग्रीक लेटर से मैथमेटिक्स में काम आएंगे, फिजिक्स में काम आएंगे, आगे जाके याद रखेंगे। ओके, सो द G is called constant of proportionality and also it is called universal gravitation constant। बट अगर आपको इन जनरल पूछा जाए व्हाट इज द G, तो आप यही लिखोगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अगर इस D को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं तो एफ डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे एम एम हो जाएगा। G चाहिए तो mm कहा जाएगा नीचे। देखो आया ना आइजैक न्यूटन ने कैसे बनाया था, सब पढ़ना घर पे बैठ के, कैसे स्क्वायर रूल फॉर्म हुआ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन काम करना। सो G इक्वल्स टू क्या मिला आपको, एफ डी स्क्वायर ओवर m इंटू एम। ऐसा यूनिट ऑफ G क्या होगा, दैट इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स, डिस्टेंस, मास, मास, वो दो यूनिट रख लेते हैं। तो फोर्स क्या है न्यूटन, डिस्टेंस क्या है मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, एम एम किलोग्राम किलोग्राम, केजी स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर ऊपर जाएगा, केजी रेस टू। द वैल्यू ऑफ G फाउंड बाय हेनरी कैवेंडिश यूजिंग द विच बैलेंस, सेंसिटिव बैलेंस, और वो वैल्यू आपको निकल के आया था 6.673 क्रॉस 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। याद रखोगे ना? ओके, वी नो दैट देयर इज एक्सिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो मास तो कंसिस्ट करेगा ही करेगा। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड। तो आप कैसे कंप्यूट करोगे, जैसे कि F 6.67 क्रॉस 10⁻⁻11 किसका वैल्यू, G का वैल्यू डाल दिया, याद है ना फॉर्मूला, F इक्वल्स टू G m1 m2 अपन d स्क्वायर r स्क्वायर, दोनों चलेगा। ओके, अब देखो बेटा m1, तो आप अपने फ्रेंड, मुझे फ्रेंड मान लो। ओके, तो मैं हूं 100 किलोग्राम का, नहीं हूं बट मान लो, है ना। तो m1 का वैल्यू आ गया 100 किलोग्राम, क्योंकि हमें कंप्यूट करना है तो इजी इजी वैल्यू लेना हम। चलो अब आपको कितना लूं, बट 50 लेंगे, कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। आप एक काम करो, मेरी ही कॉपी ले लो, 100 की कॉपी लो, नहीं हो ना, बट हम ले लेते हैं कि 100 की कॉपी ले लेते हैं, थोड़ा ज्यादा लेके चलते हैं, चलेगा। 200 में 2 रह जाएगा ना। ओके, और डिस्टेंस में 1 मीटर लेता हूं, क्योंकि मुझे खुद कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेटर लेके थोड़ी बैठने वाले हो आप, 9th वाले हो, जस्ट कंप्यूट कर रहे हैं समझने के लिए। तो हमने हमारे बीच का दूरी कितना बनाए रखा है, 1 मीटर, इतना, यहां से यहां, क्या हुआ बराबर। आप अपने लिए कैलकुलेट करना, मैं मेरा और मेरे फ्रेंड का कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं भी 100 किलोग्राम का, मेरा फ्रेंड भी। तो चलो, ये 100 मतलब 10⁻⁴ हो गया। कोई डाउट है इसमें, 10⁻², 10⁻², 10⁻² क्या हो गया 4, तो 6.67 क्रॉस 10⁻² क्या मिला, नहीं -6 नहीं -7, क्योंकि -11 था और ये +4 था, -7 मिला। अब ये तो कितना छोटा फोर्स हो गया। कंक्लूड हाउ यू नॉट एक्सपीरियंस दिस फोर्स, ऑलरेडी मैंने पहले कंक्लूड करवाया था, बट वापस एक बार कंक्लूड करवाया, कितना छोटा फोर्स हम एक्सपीरियंस कर पाएंगे नहीं। बोलो कोई डाउट। दिस लॉ इज अ विच लॉ, applicable to all the bodies whether the bodies are big or whatever they are celestial or, पता है celestial terrestrial, terrestrial मतलब तो ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस, उसको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। celestial मतलब यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट। इनवर्स स्क्वायर saying f is inversely proportional to the square of d means example, for example if d gets bigger by the factor 6, अगर मैं d जो है वो 6 टाइम बड़ा कर दूं तो फोर्स उसके स्क्वायर का डिवाइड हो जाएगा। जैसे 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, तो 1/36 टाइम क्या हो जाएगा स्मॉलर, वो इनवर्स स्क्वायर का मतलब होता है। आज मैं यहाँ तक सिखा रहा हूँ, कल आपको अच्छे से रेडी करके आना है। 10.1, 10.2 एंड देन फ्री फॉल के बारे में आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके देन सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।